हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अभी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। यानी पिछले वीडियो में आपको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा दिया गया था। यानी अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आईआईटी में, जेईई मेंस में, मेडिकल में हर साल इससे क्वेश्चंस रहते ही हैं। इस चैप्टर का कुछ इनिशियल टॉपिक सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में आपको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बताया गया था। अभी हम लोग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का ड्रॉबैक पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें कुछ और भी टॉपिक्स को ऐड कर देंगे इस वीडियो में। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जो काफ़ी एलिमेंट्री चीज़ है, मुझे पता है आपको आता है, ठीक है, लेकिन ये चूंकि सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए पढ़ लेना है हम लोग को, है ना। इसके बाद जो हम टॉपिक सब स्टार्ट करेंगे वहाँ से आपका मेन सिलेबस शुरू हो जाता है। वैसे ये सब भी सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन बहुत ही इंट्रोडक्टरी, बहुत बेसिक चीज़ है ये सब, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर अभी रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक समझेंगे। लिखिए हमारे साथ, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। यानी रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो हम लोग पीछे पढ़े, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसमें ये बताया गया था कि पूरा एटम ही पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह इम्बेडेड होते हैं, ऐसा थॉमसन ने बताया। और रदरफोर्ड ने उसकी इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, गलत साबित कर दिया। फिर अपना थ्योरी उसने दिया कि पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, बल्कि एटम एक हॉलो स्फीयर होता है और उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं एटम्स में, वो पूरे एटम में स्प्रेड नहीं होते हैं, बल्कि वो एटम के सेंटर में सारे के सारे प्रोटॉन्स एक जगह ग्रुप में रहते हैं, जिस जगह को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है। और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है उस ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर घूमता रहता है, जिसको उसने ऑर्बिट कहा, ठीक है। और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एक फोर्स से जुड़ा हुआ है और उतना ही बैलेंस्ड फोर्स वो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ भी फील करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूमता है, सर्कुलर मोशन में है वो, ठीक है। इसकी वजह से उस पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जो कि अंदर की तरफ न्यूक्लियस के द्वारा जो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है उसके बराबर होता है। वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए इसमें ड्रॉबैक क्या है। सो देखो, इसने जो बताया वो अपने जगह पर सही था, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसका इसने क्लेरिफिकेशन नहीं किया, जस्टिफिकेशन नहीं किया। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, है ना, केवल चर्चा करते देखते चलिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है वो समझो। इसके थ्योरी ये कहता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। एक्सेलरेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर जब घूमेगा हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, इधर की तरफ जाएगा, यहाँ होगा तो ऐसे निकलेगा, यहाँ होगा तो ऐसे निकलना चाहेगा, यहाँ होगा तो ऐसे निकलना चाहेगा। यानी हर मोमेंट में, हर पॉइंट पर वो एक बाहर की तरफ फोर्स लगाता रहता है, तो उसका डायरेक्शन हर पल ये चेंज होता रहता है उसका डायरेक्शन, इसलिए उसको हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कहते हैं। तो जब कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगा तो ये चार्ज पार्टिकल जो है, चूंकि सीधी सी बात है, अगर हम मान लो कहीं पर दौड़ रहे हैं, कहीं पर चल रहे हैं, तो एनर्जी रहेगा तो ही हम मूव करेंगे। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगा तो हम कैसे दौड़ेंगे, नहीं मूव कर पाएंगे। तो ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ये एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल है। वैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में, इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रे निकलता है उसका एक मोमेंटम होता है, उसका कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, ठीक है। तो जब ये एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगा, है ना, किसी अपोजिट चार्ज वाले बॉडी के चारों ओर मूव करेगा, तो ये एनर्जी का कंटिन्यूअसली लॉस करता है। ऐसा कहना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या किया, रदरफोर्ड मॉडल के पर कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर दिया, उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया। रदरफोर्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस घूमता है अपने पाथ पर, फिक्स्ड पाथ पर घूमता रहता है, ठीक है, अंदर की तरफ काम करता है फोर्स, बाहर भी काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहता है कि ठीक है, आपने बताया इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगा, है ना, तो उससे कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस होगा। जब इस इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस होगा तो ये धीरे 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 स्पाइरल पाथ पर घूमते हुए एनर्जी का लॉस करते हुए अल्टीमेटली इसको न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाना चाहिए था, क्योंकि वो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल है और जब मोशन में रहेगा तो कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस करेगा। ये बात कौन सा थ्योरी कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जब मोशन में रहता है तो एनर्जी का कंटिन्यूअसली वो लॉस करता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल है, और जब ये मोशन में रहेगा तो कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस करेगा, और जब लॉस करेगा तो इसको स्पाइरल पाथ पर इस तरह घूमते 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 अल्टीमेटली इसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जिससे हमारा एटम कोलैप्स कर जाएगा। यानी कहने का मतलब कि एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने एराइज किया कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है, ये चार्ज पार्टिकल है, एनर्जी का लॉस करेगा, इसको इसमें गिर जाना चाहिए, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं गिरता है, इसका सही से जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन नहीं दिया रदरफोर्ड। केवल थ्योरेटिकली, हाइपोथेटिकली ये कह दिया कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसके इस कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो एक सीरियस ड्रॉबैक इसमें यही है ना। दूसरी बात इसमें यह ड्रॉबैक है कि रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, ये नहीं बताया किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, यानी इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई जानकारी उसने नहीं दी, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर किसी फिक्स ऑर्बिट में, तो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर होगा वो इलेक्ट्रॉन, यानी उस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, ये नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर काट रहा है तो कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी के बारे में रदरफोर्ड कुछ नहीं बताया। चूंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चक्कर काट रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, उस एंगुलर मोमेंटम के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो रदरफोर्ड क्लियर नहीं किया। साथ ही साथ कोई भी एलिमेंट जो है वो स्पेक्ट्रम दर्शाता है। हम लोग आगे इसी चैप्टर में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, हम स्पेक्ट्रम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री में भी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और भी बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम शो करते हैं, उसके स्पेक्ट्रम में अलग अलग कलर का रेंज होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रम में। तो हर एटम, हर एलिमेंट जो है, हर एटम यानी जो भी एलिमेंट के एटम्स हैं, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम शो करता है। इस प्रकार के किसी भी स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी। यानी मेनली एक ये कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया, उसके एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इस प्रकार का कोई भी बात रदरफोर्ड नहीं बताया। यही सब बात रदरफोर्ड का क्या कहलाता है, ड्रॉबैक, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर अभी लिखेंगे, क्लियर है। तो आइए बच्चों, अभी जो मैंने आपको ड्रॉबैक यहाँ पर समझाया था, उस ड्रॉबैक को मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है, इसे आपको नोट कर लेना है, ठीक है। सारे ड्रॉबैक या जो भी मैं यहाँ लिखाता हूँ, देखो अभी क्या है, ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल टाइप चैप्टर है, इसमें थ्योरी अच्छे ढंग से हम सीखेंगे, तो इस पर बेस्ड फिर हमारा न्यूमेरिकल बनेगा। और ये चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास से अभी चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपने 9th 10th में शायद पढ़ रखा होगा, उसी को थोड़ा हम एक्सपेंड करके IIT, नीट और मेंस के लेवल से आपको लेकर चल रहे हैं।
ये बहुत ही मतलब कहो एक तरह से बेसिक लेवल हम आपको पढ़ा रहे हैं, बेसिक चीज सब। अभी मेन चैप्टर में हम लोग इंटर भी नहीं किए हैं, मेन चैप्टर तो अभी आना बाकी है। ये तो जस्ट हम बार बार बोल रहे हैं, ये इनिशियल इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब बहुत बड़ा चीज़ आगे आना बाकी है। लेकिन ये चूँकि हमारे सिलेबस में है, बहुत एलिमेंट्री चीज़ है, वो हम आपको बताते जा रहे हैं। नोट्स है, ये सब कहानी टाइप है, इसको नोट करते चलिए, पढ़ते रहिए, समझ में आते जाइए बात, ठीक है। इसी में बहुत सारी बातें ऐसी भी है जो आपके लिए नया होगा, कॉन्सेप्ट है, आपको सीखना है, याद रखना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन उसमें कई सारे सीरियस ड्रॉबैक थे, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो रदरफोर्ड क्लियर नहीं किया। जैसे एक थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि एक्सेलरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहता है कि जब कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगा तो कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन भी एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जेटिक पार्टिकल है, और वो भी न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर ऑर्बिट में जब घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी लॉस होगा, और अल्टीमेटली उसको स्पाइरल पाथ पर घूमते हुए न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जिससे एटम का एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने जो रदरफोर्ड मॉडल पर ऑब्जेक्शन किया, जो उस पर उसने क्वेश्चन मार्क्स लगाए, उसका क्लैरिफिकेशन रदरफोर्ड नहीं किया, तो वो उसमें ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। यही बात यहाँ पूरा लिखा हुआ है, पढ़िए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, यानी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, when a body moves in an orbit, कि जब एक बॉडी ऑर्बिट में मूव करता है, it undergoes acceleration, वो एक्सेलरेशन शो करता है, एक्सेलरेशन दर्शाता है वो। चार्ज पार्टिकल when accelerated, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड रहेगा तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, वो भी सर्कुलर मोशन में है, तो एक्सेलरेटेड बॉडी है वो, क्योंकि हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा तो वो रेडिएशन इमिट करता है, रेडिएशन इमिट करता है। रेडिएशन मतलब यहाँ पर एनर्जी इमिट करता है, यानी एनर्जी जो लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, वो रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है, दैट इज लूजिंग एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है। दस द ऑर्बिट विल कंटिन्यू टू श्रिंक, ऑर्बिट को कंटिन्यू श्रिंक यानी छोटा होते चला जाना चाहिए, सिकुड़ते चला जाना चाहिए था, एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और अल्टीमेटली उसको न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी सेकेंड के भी छोटे हिस्से में उस इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और इसको गिरने में बहुत ही कम समय लगना चाहिए था। कितना? 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से भी कई गुना कम है। देख लो, 10⁻⁻8 सेकेंड बोल रहा है, इतने कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ठीक है। आगे बात, दिस मीन्स दैट एन एटम शुड कोलैप्स बट दिस डज नॉट हैपन, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता तो ये होना चाहिए था कि एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 10 रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, तो इस प्रकार से रदरफोर्ड मॉडल जो है एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, नाकामी साबित हुआ, ठीक है। आगे बात समझिए। दूसरा इसका ड्रॉबैक है, इसमें कई सारे पॉइंट्स मैंने एक ही साथ मेंशन कर दिए, अलग अलग ना लिख करके एक ही जगह मैंने लिख दिया सारी बातों को। It does not explain the distribution of electrons in orbit, डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चूंकि एनर्जेटिक पार्टिकल है, उसका एनर्जी क्या होगा जो घूम रहा है, वो उस एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चक्कर काट रहा है, जिस ऑर्बिट पर चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस, उस ऑर्बिट के डिस्टेंस कितना है, मतलब रेडियस क्या है उस ऑर्बिट का, एंगुलर मोमेंटम क्या है उस इलेक्ट्रॉन का, चूंकि सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, क्या होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर काट रहा है
तो उसको रिवॉल्यूशन होने में कितना टाइम लगेगा, या 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा। इस तरह कई सारे क्वेश्चंस हमारे ब्रेन्स में हैं जो कि रदरफोर्ड ने नहीं बताया। ये सारे क्वेश्चन आपको मालूम है कहाँ क्लियर होता है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो लोग पढ़ेंगे, बोहर का एटॉमिक मॉडल, वहाँ ये सारे प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात है, चूंकि अभी हम स्पेक्ट्रम नहीं पढ़े हैं, आगे हम लोग को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। वहाँ पर हम लोग और समझ जाएंगे किस प्रकार से डिफरेंट एटम्स यानी डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम शो करते हैं। तो एलिमेंट्स अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम शो करते हैं, इस प्रकार की भी कोई जानकारी रदरफोर्ड ने नहीं दी। तो तीसरा ड्रॉबैक यही है कि रदरफोर्ड मॉडल जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के द्वारा दर्शाए जाने वाले स्पेक्ट्रम के बारे में किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दिया। ये सब हो गया रदरफोर्ड का ड्रॉबैक। ठीक है, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग रदरफोर्ड मॉडल में कुछ और भी जानकारियां हैं जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, आप उसे ध्यान समझिए। ठीक है, देखो रदरफोर्ड मॉडल में और क्या सब इंफॉर्मेशन दिया गया। एक तो रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, ये नियरली 10 टू दी पावर -10 मीटर या 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर, इसी रेंज में एटम का रेडियस होता है। ये बात रदरफोर्ड बताया। क्या ये रेडियस ऑफ एटम, एटम कौन सा नहीं मालूम, जो भी एटम होंगे उनके रेडियस का रेंज, रेंज कहने का मतलब कि 10 टू दी पावर -10 मीटर, इसके इंटू में यानी इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ और होगा, यानी x इंटू 10 टू दी पावर -10। ठीक है, ये x इंटू मतलब क्या, 1 से लेकर के 10 तक का हो सकता है, 10 टू दी पावर -10। मान लो किसी एटम का रेडियस 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -10, 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -10, 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -10। तो इस तरह से कई सारे वैल्यूज संभव है, लेकिन सभी के मतलब फैक्टर में 10 टू दी पावर -10 होगा ही, उसके इंटू में कुछ भी, उसके फैक्टर में कुछ भी होगा। यानी सारे एटम्स के रेडियस का जो रेंज होगा 10 टू दी पावर -10 मीटर के रेंज में होगा। 10 टू दी पावर -10 मीटर को ही हम 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार न्यूक्लियस के रेडियस का भी उसने रेंज बताया है ना। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 टू दी पावर -15 मीटर या 10 टू दी पावर -13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस का साइज का रेंज है ये। तो एटम तो बड़ा साइज होता है, न्यूक्लियस उससे बहुत छोटा होता है। मैंने थोड़ी देर पिछले वीडियो में बताया था, एक फुटबॉल ग्राउंड में छोटे से बॉल को सेंटर में डाल दीजिए। तो फुटबॉल ग्राउंड को अगर आप एटम मानते हैं तो छोटे से बॉल को न्यूक्लियस समझिए। ठीक है, तो यहाँ एटम का रेडियस का रेंज 10 टू दी पावर -10 मीटर के करीब में होता है, जबकि न्यूक्लियस का रेडियस का रेंज 10 टू दी पावर -15 होता है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करिए, है ना। तो रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सोचो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -10 बाय 10 टू दी पावर -15, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि रेडियस ऑफ एटम जो होगा 10 टू दी पावर 5 टाइम्स बड़ा होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से। ये समझ में आ गया आपको, ये एक जानकारी निकल कर आई हमारे सामने। ठीक है, कि एटम का जो रेडियस होता है, एटम का रेडियस वो न्यूक्लियस के रेडियस से लगभग 1 लाख गुना बड़ा होगा। 10 टू दी पावर 5 का मतलब 1 लाख। और ये बात समझ में, यानी न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा उसकी तुलना में एटम का रेडियस लगभग 1 लाख गुना बड़ा होता है। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो चेक कर लो, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है, 4/3 πr3, यानी 4/3। आर कितना है एटम का, 10 टू दी पावर -10।
10 टू दी पावर माइनस 10 पर पावर क्यू, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई 10 टू दी पावर माइनस 30 मीटर क्यूब। क्लियर है? इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालो, तो 4/3 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 इंटू पाई 10 टू दी पावर माइनस 15 पर पावर क्यू, निकाल जाएगा 4/3 इन पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 45 मीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो भाई, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 45 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 45 हो जाएगा, उसमें से माइनस 30 घटा देंगे तो 10 टू दी पावर 15 हो जाएगा। यानी हम देख सकते हैं इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा 10 टू दी पावर 15 टाइम्स ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। और ये देखो कितना बड़ा वैल्यू है 10 टू दी पावर 15 है ना। रेडियस 1,00,000 गुना बड़ा होगा एटम का न्यूक्लियस से। रेडियस की बात करें, रेडियस जो है न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में एटम का 1,00,000 गुना बड़ा है। जबकि वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो एटम का जो वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10 टू दी पावर 15 टाइम्स बड़ा होता है। ये बहुत बड़ा वैल्यू है। तो आप सोच सकते हैं कि एटम अगर बहुत बड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का अस्तित्व क्या होगा। यानी एक एटम में 10 पर पावर 15 10 टू दी पावर 15 10 रेज़ टू दी पावर 15 इतने सारे न्यूक्लियस एक एटम में बैठ सकते हैं, एक एटम में रह सकते हैं। यानी इतना स्पेस एटम में खाली होता है कि उसमें समझो कितना न्यूक्लियस अट सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो इसको नोट करो। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसको नोट करते चलिए आप लोग। तो आइए बच्चों, अब हम आपको यहाँ पर न्यूक्लियस का रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, क्या है वो फॉर्मूला, ध्यान से समझना हम लोग को, है ना। जैसे मान लो कि जो एटम का मास नंबर ज्यादा होगा, मास नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या का सम मास नंबर कहलाता है। ये आप 9th-10th में पढ़े होंगे। तो जिस एटम का यानी जिस एलिमेंट का मास नंबर जितना ज्यादा होगा, सीधी सी बात है कि उसके न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा। क्योंकि न्यूक्लियस जो है क्या है, एक्चुअली ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही है ना। अभी तक हम लोग रदरफोर्ड ने क्या बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी जो हमारे पास साइंस डेवलप होकर आ चुका है उस तो ये बता चुका है ना कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो जिस एटम का मास नंबर जितना ज़्यादा होगा, मास नंबर मीन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या जितनी अधिक होगी, सीधी सी बात है वो उतना बड़ा स्पेस कवर करेगा ना। मान लो एक 5 आदमी कहीं पर है तो छोटा सा स्पेस कवर किया, 50 आदमी है तो ज़्यादा स्पेस चाहिए उसको। ठीक उसी प्रकार सोचना है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ग्रुप जो है, संगठन जो है, कलेक्शन जो है, वही तो हमारा न्यूक्लियस कहलाता है। और जितना ज़्यादा मास नंबर होगा उतना बड़ा उसका रेडियस होगा। तो सीधी सी बात उसने कह दिया कि न्यूक्लियस का रेडियस मास नंबर के क्यू रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास नंबर की क्यू रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का क्यूब रूट। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं इसको, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू r0 इंटू a पर पावर 1/3, या इसी को हम लिख सकते हैं r0 इंटू a का क्यूब रूट, ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ a क्या है, मास नंबर ऑफ एलिमेंट। मास नंबर कहने का मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम लोग एक साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं।
नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पता चला ये ए क्या है, मास नंबर, एलिमेंट का मास नंबर। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मिला करके न्यूक्लियॉन्स, या उसको मास नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आर नॉट क्या है, आर नॉट कांस्टेंट है ना, जिसका वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर होता है। ये आर नॉट कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण समझो, अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम एटम है ना, मान लो एक एल्युमिनियम एटम का निकालना चाहते हैं, इसके न्यूक्लियस का रेडियस, तो क्या करेंगे, आर नॉट इंटू मास नंबर ए का क्यूब रूट, तो आर नॉट का वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर, और एल्युमिनियम का मास नंबर क्या होता है 27 होता है मास नंबर। ये आपको जानना चाहिए, 9th में पढ़े होंगे आपने। इसका क्यूब रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15, 27 का क्यूब रूट करेंगे यानी 27 का क्यूब रूट, तो क्या आएगा 3 यहाँ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर। ये आ गया हमारा। एक एग्जांपल हम आपको देके यहाँ समझाने की कोशिश किए हैं कि किस प्रकार से हमने, ठीक है, एल्युमिनियम एटम के न्यूक्लियस का रेडियस निकाला। इस प्रकार जो भी मास नंबर रहेगा, कुछ भी हो, उसका क्यूब रूट निकालना है। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप उसे करके आर नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड हो जाता है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिए, ये भी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, इसे भी नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर एक छोटे से इंफॉर्मेशन को और कलेक्ट करेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने थीन गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया, एल्युमिनियम का फॉयल क्यों नहीं लिया? एल्युमिनियम सस्ता है, गोल्ड हम जानते हैं महंगा है। एल्युमिनियम का फॉयल लेता तो रदरफोर्ड को आसानी होती, सस्ता भी पड़ता एक्सपेरिमेंट करने में। फिर भी उसने गोल्ड का ही फॉयल क्यों लिया? ठीक है, देखो, ऐसा नहीं कि उसने केवल गोल्ड का फॉयल लिया और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उसने हल्के वेट वाले भी एलिमेंट को लिया, उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया, हैवी वेट वाले एलिमेंट को लेकर के भी उसने एक्सपेरिमेंट किया, और दोनों एक्सपेरिमेंट में उसने अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखा। क्या है वो समझो, हम बता रहे हैं, ठीक है। क्यों उसने हैवी मेटल को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, इसका वजह क्या है वो समझो। कि अगर हम हल्का एलिमेंट लेते, ठीक है, मान लो लाइट वेट वाले एल्युमिनियम की बात करते, तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कम होती। न्यूट्रॉन की बात अभी छोड़ दो, चूंकि रदरफोर्ड के मॉडल के समय न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, चूंकि रदरफोर्ड का मॉडल आया था 1911 में, जबकि न्यूट्रॉन का खोज हुआ था 1932 में। लेकिन रदरफोर्ड को ये बात पता था कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई तीसरा भी पार्टिकल है, जिसका नाम रदरफोर्ड ने पहले ही न्यूट्रॉन रख दिया था। इन सारी बातों की चर्चा हम लोगों ने पीछे कर रखी है, पीछे वाले सारे वीडियो में सारी बातें बताई जा चुकी है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो अब समझो यहाँ पर। तो अगर हम लाइट वेट वाले एलिमेंट्स लेते तो उसमें प्रोटॉन्स की संख्या न्यूक्लियस में कम होती, यानी कम चार्ज होता, और अगर अल्फा पार्टिकल उसके बगल से गुजरता तो जब न्यूक्लियस में चार्ज ही कम रहेगा तो सीधी सी बात है अल्फा का डेविएशन बहुत कम होता। सपोज करो इस प्रकार से, मान लो ये आपका यहाँ पर था और यहाँ पर ये आपका मान लो एल्युमिनियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सीधी सी बात ऐसे समझो कि ये यहाँ पर मान लो एटम है, ये न्यूक्लियस है, और सीधा लाइन ऐसे निकल रहा है, ठीक है। ये कंपनी पीछे लाइन से ऐसे पास कर रहे हैं, है कि नहीं। अब जो इसके बगल से गुजरता वो डेविएट बहुत कम करता, बहुत कम डेविएट करता, बहुत कम डेविएट करता। तो जो हम स्कैटरिंग देखे थे इस प्रकार से कि यहाँ से सीधे ये फॉयल है और अधिकांश यहाँ पर टकराता है, कुछ ऐसे डेविएट होता है। ये हम पीछे पढ़े थे
है ना, इस प्रकार से रेडिएशन होता है। तो अगर यहाँ हल्का एलिमेंट लेते कोई लाइट वेट वाला तो क्या होता मालूम है, ऐसे ये फॉइल है ना, और जो ये अल्फा रे निकलता है यहाँ से वो सब यहीं पर आके टकराता है, इसके आसपास में ही सारा जाके टकरा जाता है, एक ही जगह सारा अल्फा जाके स्कैटर टकरा जाता है यहीं पर। तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि अल्फा का स्कैटरिंग हुआ है, सारा का सारा एक ही जगह पर जाके स्ट्राइक कर लेता, थोड़ा सा पार्सली नहीं के बराबर डायवर्शन होता, लेकिन पता ही नहीं चलता हमें, सब एक ही जगह कोलाइड कर जाता जाकर। ठीक है, तो हल्का मेटल इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया कि अल्फा का जो हमने एक्सपेरिमेंट पीछे देखा कि वो एक सिमेट्रिकल स्कैटरिंग शो कर रहा था, हल्का मेटल अगर इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से सिमेट्रिकल स्कैटरिंग नहीं होगा इसमें, क्योंकि कम चार्ज न्यूक्लियस में रहने की वजह से अल्फा पर प्रभाव कम पड़ेगा, वो एंगल से ज्यादा घूमेगा ही नहीं, बशर्ते क्या होगा कि हल्का सा डाइवर्ट करके वो सामने ही जाके लगभग लगेगा, टकरा गया ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, आ गई बात समझ में। क्यों लाइट मेटल इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ अल्फा का स्कैटरिंग जो है, जो हम हैवी मेटल इस्तेमाल करके देख पा रहे थे कि अल्फा का सिमेट्रिकल स्कैटरिंग हो रहा था, इस प्रकार का स्कैटरिंग इसमें नहीं होगा लाइट वेट वाले मेटल में, है ना, ये सबसे मेजर कारण था। ठीक है, और सोचिए, ये केवल आपको सुनना है, समझना है। ठीक है, और ये बात समझ में कोई दिक्कत है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि अगर हम लाइट वेट वाला मेटल इस्तेमाल करेंगे तो अल्फा का डेविएशन बहुत ही स्मॉल एंगल से होगा, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अगर हेवी मेटल का इस्तेमाल करते हैं तो अल्फा का डेविएशन एक विजुअल एंगल से होगा, इतने एंगल पर होगा कि इसको हम देख सकते हैं, इस स्क्रीन पर उसके स्ट्राइकिंग को देख सकते हैं, टीवी फ्लैश लाइट को हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि गोल्ड का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया, जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत काम की चीजें भी बता रहे हैं, एक कारण ये भी हो सकता है कि हम जानते हैं गोल्ड जो है एक नोबल मेटल है। नोबल मेटल समझते हैं, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, यानी नहीं के बराबर इसकी रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अगर हम मान लो यहाँ पर गोल्ड का फॉइल लेते हैं तो एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन या CO2 इस प्रकार के किसी भी गैस या सब्सटेंस से वो रिएक्शन नहीं करेगा, यानी अपने सरफेस पर किसी प्रकार का कोई भी ऑक्साइड या अदर कंपाउंड नहीं बनाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर हम कोई एल्युमिनियम का फॉइल ले लेते हैं तो वहाँ क्या होता है, एल्युमिनियम जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव है गोल्ड से, हो सकता है वो एल्युमिनियम एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन से कंबाइन करके अपने सरफेस पर ऑक्साइड बना देता, तो एक्सपेरिमेंट में दिक्कत आ जाती। ठीक है, क्योंकि जो अल्फा रे पास कर रहा था एटम से, वो एटम तो एटम रहा ही नहीं, तो ऑक्साइड में चेंज हो गया, कंपाउंड बना लिया वो। तो इस तरह की परेशानी भी हो सकती थी अगर हम एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते तो। यही सब कारण है कि रदरफोर्ड ने हैवी मेटल का इस्तेमाल किया, नोबल मेटल का इस्तेमाल किया, क्योंकि हैवी मेटल में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या अधिक होगी, चार्ज अधिक होगा, तो उससे अल्फा का डेविएशन लार्ज एंगल से होगा, जो विजुअल होगा, हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ गोल्ड नोबल मेटल होने के कारण एटमॉस्फेरिक गैस से रिएक्ट भी नहीं करता है, अपने सरफेस पर किसी प्रकार का कोई कंपाउंड वो बनाएगा ही नहीं। तो ये दो मेजर कारण है। आपके NCERT में क्वेश्चन नंबर 40 यही क्वेश्चन पूछे हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको हर एंगल से वो सारे बिंदु, सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कशन करूंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख करके जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फ्रूटफुल है। आप बोर्ड की तैयारी केवल करना चाहते हैं स्कूलिंग के लिए, तो वो भी मैं सारा नोट्स, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ समझा करके बशर्ते बोर्ड पर लिख भी देता हूँ, आप उसे नोट करते चलिए, जिससे आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में सहूलियत होगी। साथ ही साथ जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम बताते चल रहा है, जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक आएंगे वो भी हम बताएंगे। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ, आपको A to Z चीज़ पढ़ना है, एक भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना है, एकदम थियोरेटिकली भी, न्यूमेरिकल भी, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल, हर एंगल से हमें हर पॉइंट को सीखना और समझना है। अभी मैं बार बार कहता हूँ, अभी मेन चैप्टर आना बाकी है, इस चैप्टर का मेन चीज़ अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। इस एक्सप्लेनेशन को आप अपने से भी नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि क्यों रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया, हैवी मेटल का इस्तेमाल उसने क्यों किया, एल्युमिनियम या लाइटर दूसरे एलिमेंट का इस्तेमाल उसने क्यों नहीं किया। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर
कुछ छोटे छोटे टर्म को डिफाइन करते हैं। डिफाइन क्या करना है समझते हैं। ये चीज़ आपको आती है, लेकिन चूंकि बुक्स में दिए हुए हैं इसलिए इसको हम मतलब 9-10 में बहुत अच्छे ढंग से आपने इस चीज़ को सीखा होगा, इसलिए इसको हम जल्द से जल्द इसको खत्म करते हैं। देखो यहाँ पर आप इस टर्म को जानते हैं एटॉमिक नंबर, है ना बहुत आसान सा चीज। इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, जेड से। और एटॉमिक नंबर क्या होता है मालूम है? नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है, ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के एटम में कोई एलिमेंट है, मान लो कार्बन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, कोई भी हो, उसके एक एटम में कोई भी एक एटम ले सकते हैं, ठीक है। उसके एक एटम में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स कितना है? यानी पॉजिटिव पार्टिकल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं। पॉजिटिव पार्टिकल कौन होता है? प्रोटॉन। यानी किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वही एटॉमिक नंबर कहलाता है। यानी हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसको P से दर्शा देते हैं, क्लियर है। इन न्यूट्रल एटम, ये भी हम जानते हैं कि न्यूट्रल एटम में, यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये तो हम जानते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी Z होगा इक्वल P के, ये इक्वल होगा E के। किसमें? इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में कोई भी न्यूट्रल एटम होगा उसमें Z, P और E तीनों बराबर होगा। जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा न्यूट्रल एटम में, ठीक है। अब आइए इन केटायन, केटायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने से। तो सीधी सी बात है, केटायन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है तो प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएगा। इन केटायन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा कम होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो ऐसी स्थिति में Z जो है P के बराबर तो होगा, लेकिन ये बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन से। कुछ बात समझ में यहां पर आ गई आपको? केटायन यानी पॉजिटिव आयन। केटायन का मतलब क्या समझते हो? पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो पॉजिटिव आयन बना। तो सीधी सी बात, उस पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएगा ना प्रोटॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, प्रोटॉन तो उतना ही है। तो प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो Z तो P के हमेशा बराबर होगा। किसी भी स्थिति में Z और P नहीं बदलेगा। Z का जो वैल्यू होगा वही P का होगा, या जो P का होगा वही Z भी होगा। P और Z हमेशा इक्वल होगा। लेकिन केटायन के केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो कम जाएगा, तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन ज्यादा होगा, यानी एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। Z इक्वल टू होगा P के, लेकिन ये P जो है E से बड़ा होगा, ठीक है। फिर इसी तरह हम समझ सकते हैं इन एनायन, एनायन मींस नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कैसे बनता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो ज्यादा हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो प्रोटॉन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोटॉन और Z जो है एटॉमिक नंबर वो तो इक्वल रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, यानी प्रोटॉन और Z जो है कम होगा इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Z जो होगा P के इक्वल तो होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन से कम होगा, है ना। एनायन के केस में या केटायन के केस में, कोई भी केस हो, या एटम हो, केटायन हो, एनायन हो,
z हमेशा p के बराबर है, z इक्वल टू p, z इक्वल टू p, z इक्वल टू p। किसी भी सिचुएशन में z p हमेशा बराबर रहेगा। लेकिन अगर न्यूट्रल एटम है तो E भी इक्वल होगा, अगर पॉजिटिव आयन है तो Z और P इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आयन है तो Z और P जो है दोनों इक्वल होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन से कम होगा। क्लियर है? अब आइए दूसरी बात, मास नंबर। मास नंबर को हम लोग A से दर्शाते हैं, और ये एक्चुअली होता क्या मालूम है आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कलेक्टिवली इसको हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। मास नंबर को ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी A जो होगा इक्वल होगा P प्लस M के। मास नंबर इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना? तो अगर यहां से हम A निकाले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है P, उसके जगह पर हम Z भी लिख सकते हैं, क्योंकि Z और P हमेशा इक्वल होगा। हम P के जगह पर अगर Z लिखें तो Z प्लस N भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहां से हम N निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? A माइनस P या N इक्वल टू A माइनस Z। ठीक है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए, है ना? समझ में आ रही बात? यानी नंबर ऑफ, अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया बात? चलो इसको नोट करो, हम थोड़ा सा आगे इसको बढ़ते हैं। देखो, जो भी इस तरह से चीज है ना, आप इसको कलम और कॉपी लेके बैठिए और नोट करते चलिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते रहिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लो एक। तो बच्चों अब यहाँ पर समझो, अभी हम लोगों ने मास नंबर समझ गया। मास नंबर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ना है, उसके मास को नहीं। बोलते हम लोग मास नंबर है, लेकिन एक्चुअली हम उसमें ऐड क्या करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब एक मजे की बात समझो यहाँ पर, एटॉमिक मास, ये कौन सी मुसीबत है भाई? मास नंबर क्या है, फिर एटॉमिक मास क्या है? दोनों हम लोग बिना किसी डिफरेंस के एक ही चीज बोल देते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा सोडियम का मास नंबर तो कहेंगे 23। पूछेंगे सोडियम का एटॉमिक मास तो कहेंगे 23। भाई फिर दो वर्ड अलग अलग क्यों है? मास नंबर अलग है, एटॉमिक मास अलग है। अब समझो, मास नंबर हमने समझा दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं मास नंबर। अब एटॉमिक मास क्या है वो समझो। एक्चुअली एटॉमिक मास जो है ना, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यानी किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे, जो जो फंडामेंटल पार्टिकल है, जितना जितना है, सभी के मास को ऐड कर देना है। मान लो किसी एटम में, अगर मान लो सोडियम की ही बात करते हैं हम, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन्स के मास को जोड़ लीजिए। 12 न्यूट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन्स के मास को जोड़ लीजिए। 11 इलेक्ट्रॉन है, उसके मास को जोड़ लीजिए। ठीक है, और फिर फाइनली तीनों के टोटल मास को सम अप कर लीजिए। टोटल प्रोटॉन्स का मास, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मास, टोटल न्यूट्रॉन्स का मास, वो जो आएगा मास, वो एटॉमिक मास कहलाता है। और मजे की बात ये है कि जब हम मास नंबर निकालते हैं, मास नंबर, उसकी जो वैल्यू आती है, एटॉमिक मास की भी वैल्यू लगभग वही आती है। समझ में आ गया? इसीलिए हम लोग मास नंबर एटॉमिक मास में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, लगभग हम एक ही जैसा मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा ये चीज समझो कि मास नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। क्यों? वहां तो हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को जोड़ रहे हैं ना,
क्या प्रोटॉन्स हम फ्रैक्शनल ले सकते हैं? 1.5 प्रोटॉन, 1.25 प्रोटॉन, 2.5 प्रोटॉन, 2.5 प्रोटॉन, 3.9 न्यूट्रॉन, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो प्रोटॉन्स की जो संख्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या, वो फ्रैक्शनल होगा नहीं, तो मास नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगा। लेकिन एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब मास को जोड़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, ठीक है। लेकिन ये एकदम मजे की बात है, जो मास नंबर आएगा एटॉमिक मास भी लगभग वही आता है। जैसे मान लो कि सोडियम का मास नंबर 23 है, एटॉमिक मास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी नियरली 23 ही आता है। ऐसे ही बात सभी एलिमेंट में है, इसलिए हम लोग मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस नहीं करते हैं, दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस क्या है मैंने आपको अभी बता दिया, एकदम ध्यान रखिएगा। मास नंबर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ते हैं, जबकि एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के टोटल मास को जोड़ते हैं। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो। अब समझिए और कि कोई भी एलिमेंट है, नहीं मानो x, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट है तो उसका सिंबल किस प्रकार से लिखते हैं वो समझो। यहाँ पर जो एक वैल्यू लिखा जाता है वो z का होता है, और यहाँ जो हम लिखते हैं वो a का होता है, ठीक है। समझो, जैसे मान लो कहीं पर हम लिखते हैं सोडियम 11, यहाँ लिखते हैं 23, ठीक है, लिख दिए इस तरह। अब आप बताइए यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, है ना, मास नंबर कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा। सोचो, सोडियम के सिंबल में नीचे 11 लिखा गया, ऊपर 23 है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब निकालना है हमें। सोचो तो क्या होगा। सामने देखो लिखा हुआ है यहाँ पर x के जगह पर Na है, z कितना है 11, z मतलब एटॉमिक नंबर, तो ये तो हो गया हमारा 11, हो गया कि नहीं हो गया। a के जगह पर क्या लिखा हुआ है 23, और a क्या है मास नंबर, तो a हो गया हमारा 23, ठीक है। अब हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि एटम कोई भी हो उसमें जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन भी होगा। ये एक्चुअली Z जो है ना, यही हमारा प्रोटॉन भी कहलाता है, और ये जो A है ये एक्चुअली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो जो हमारा Z होगा वही हमारा P होगा, प्रोटॉन। तो Z कितना है 11, तो प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अब आइए, ये पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन। सोडियम देखो तभी बोर्ड पर हमने कोई प्लस माइनस चार्ज इंडिकेट किया ही नहीं है, ये तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो प्रोटॉन यहाँ 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। हो गई बात। अब हुआ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालो। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो ऊपर में यहाँ वैल्यू लिखा रहेगा उसमें से नीचे वाले को माइनस कर देना है। तो 23 माइनस 11, चूंकि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बोलो, a माइनस जेड। थोड़ा देर पहले तो पढ़े a माइनस जेड या a माइनस पी। तो a कितना है 23 और z कितना है 11, माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा 12, तो न्यूट्रॉन हो गया 12। दैट्स इट, क्लियर है। इस प्रकार से कोई अगर नेगेटिव आयन रहेगा, मान लो हम लिखे s पर 2 माइनस, यहाँ 16, यहाँ 32, ठीक है। अब इसमें पूछेंगे बताओ प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Z कितना होगा, है ना, एटॉम मास नंबर कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा। सोचो, तो नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ये तो हमारा Z कहलाता है, फिक्स्ड है। तो Z हो गया हमारा 16, और Z और P हमेशा इक्वल होगा, चाहे पॉजिटिव आयन हो, नेगेटिव आयन हो या न्यूट्रल हो। तो जस्ट थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए हैं कि कैटायन हो, एनायन हो या न्यूट्रल हो, Z और P हमेशा बराबर होगा। तो Z 16 है तो प्रोटॉन भी 16 हो जाएगा। अब Z 16 कहाँ से आए भाई, तो नीचे जो नंबर लिखते हैं वही तो हमारा Z कहलाता है ना। सिंबल में नीचे जो लिखते हैं नंबर वो प्रोटॉन है, वही Z है। ऊपर वाला नंबर क्या कहलाता है, मास नंबर यानी A। तो A हो गया यहाँ पर हमारा 32, ऊपर वाला नंबर मास नंबर है A 32, ठीक है। अब समझो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन निकालते हैं A माइनस जेड से।
ए है 32 और जेड है 16, माइनस कर देंगे, यहाँ न्यूट्रॉन भी हमारा 16 ही हो गया। अब आइए इंटरेस्टिंग चीज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलिए क्या होगा, सोचो कितना होगा। ठीक है, समझो अगर इस पर कोई चार्ज नहीं रहता, अगर ये न्यूट्रल रहता तो जो प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता। ठीक है, लेकिन इस पर क्या था, 2 माइनस चार्ज। अब 2 माइनस चार्ज का मतलब आप क्या समझते हैं, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ होगा, 2 माइनस कैसे आया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से या 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से। सोचो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से। न्यूट्रल अगर था तो उसमें प्रोटॉन 16 था तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होता। 2 माइनस का मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, यानी 16 उसके पास पहले से था, 2 गेन किए हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 18 है। और वही अगर पॉजिटिव आयन रहता तो जितना प्लस रहता ना प्रोटॉन में उतना माइनस घटा देते और उतना इलेक्ट्रॉन लिखते। मान लो यहाँ 2 प्लस रहता, सपोज करो, तो बाकी सब तो उतना ही रहता, इलेक्ट्रॉन केवल 2 घट जाता, यानी 16 जो प्रोटॉन था तो न्यूट्रल रहता तो इलेक्ट्रॉन भी 16 रहता, लेकिन 2 पॉजिटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो इलेक्ट्रॉन घट के 14 हो जाता। ये एकदम ध्यान रखना है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो। तो आइए बच्चों, अब इसमें हम एक छोटे सी टॉपिक को और स्टडी करते हैं और यहीं पर इसको हम विराम कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको इस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए था, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक और भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा है। पिछले वीडियो में, यानी अभी तक जो 5, 6, 7 वीडियो आपको मिला होगा, इस सारा का सारा वीडियो जो है बहुत ही इंट्रोडक्टरी चीज़ कहलाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, अभी बार बार मैं कहता हूँ मेन टॉपिक आना बाकी है। ठीक है, उससे पहले हम बहुत सारे चीज़ को कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग पहले संभाल के रख लेते हैं। ठीक है, तब फिर मेन चैप्टर में हम लोग इंटर करेंगे। आइए देखिए, एक वर्ड है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एक्चुअली इसका मीनिंग ये है कि कौन से एटम्स मोर स्टेबल होते हैं और कौन से एटम्स लेस स्टेबल होते हैं। मींस कौन सा एलिमेंट मोर स्टेबल है, कौन सा एलिमेंट लेस स्टेबल है। ठीक है, यानी इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन लेस स्टेबल होता है, हम इससे समझेंगे अभी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की मदद से। एक्चुअली न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है ना, वो एक्चुअली N/P रेशियो है। इसको हम N/P रेशियो बोलते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि फॉर एन एटम, किसी भी एटम में न्यूट्रॉन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोटॉन होगा। ये एकदम फिक्स्ड है हर एक एटम में, है ना। 2 ही बात हो सकती है, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो। न्यूट्रॉन कभी भी प्रोटॉन से कम नहीं होगा। केवल एक ही एटम ऐसा है पूरे दुनिया में, एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसमें एक प्रोटॉन तो है लेकिन उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, सिंगल। ये एक्सेप्शनली आप याद रखिएगा। बाकी जितने भी एटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उस सभी में न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन के इक्वल होगा या न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो N/P का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, है ना। यानी N/P का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। क्यों? n अगर p के बराबर हुआ, ठीक है, तो 1 आएगा। इफ n इक्वल टू p हुआ तो N/P 1 आ जाएगा। और अगर n ग्रेटर देन p हुआ तो N/P ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ये तो सोचो मैथमेटिकली इस बात को। क्लियर है? तो दोनों सिचुएशन में क्या हुआ कि N/P का वैल्यू या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। क्लियर है? अब समझो मजे की बात ये है कि अगर N/P का वैल्यू 1 आता है, ये वेरी स्टेबल होगा, वेरी स्टेबल एलिमेंट, है ना। जिस भी एलिमेंट का N/P का वैल्यू अगर 1 आता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आती है, तो समझेंगे वो स्टेबल है। और अगर N/P का वैल्यू, ठीक है,
ग्रेटर देन आ जाए 1.5 के, 1.5 से बड़ा आ जाए। तो अब आपके बीच में आ रहा होगा दिमाग में कि सर 1 और 1.5 के बीच में क्या, पहले सुनो सारी बातों को, अपने आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर n बाई पी 1 के बराबर हुआ तो वेरी स्टेबल एलिमेंट यानी वेरी स्टेबल एटम। n बाई पी अगर 1.5 से बड़ा हो गया ये हो जाएगा अनस्टेबल एटम या अनस्टेबल एलिमेंट। ये अनस्टेबल होगा, वो हमारे नेचर में इजीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं, बल्कि वो अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन करेंगे या डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, ठीक है। अब मजे की बात ये है कि एज, अब तो यहाँ है समस्या कि 1 और 1.5 के बीच का जो वैल्यू उसका क्या हुआ, 1 है तो वेरी स्टेबल, और 1.2 हुआ तो 1.3 हुआ तो समझो, खुद से सोचो कि 1.5 से ऊपर हो गया तो अनस्टेबल, 1 के करीब में हुआ तो वेरी स्टेबल, और 1 और 1.5 के बीच में हुआ तो ऐसे कहेंगे कि जैसे जैसे n बाई पी का वैल्यू बढ़ते जाएगा 1 से, वैसे वैसे अनस्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा, यानी एटम लेस स्टेबल होता जाएगा, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ n बाई पी इंक्रीजेज फ्रॉम 1, ठीक है, एटॉमिक स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, ठीक है। तो n बाई पी का वैल्यू निकाल के हम समझ सकते हैं कि कौन मोर स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि n बाई पी जो होगा वैल्यू वो इनवर्सली रिलेटेड होगा स्टेबिलिटी के, ठीक है। यानी n बाई पी जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगा, मैक्सिमम, यानी इसका n बाई पी का वैल्यू 1 से छोटा तो नहीं होना है, 1 से बड़ा ही होगा। तो 1 है तो वेरी स्टेबल, और 1 से जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते चला जाएगा स्टेबिलिटी घटते चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? जैसे समझो यूरेनियम 92 to 35, ठीक है। अब इसमें देखो प्रोटॉन जो है वो तो 92 है, और न्यूट्रॉन निकालेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 235 माइनस 92 तो क्या हो जाएगा 143। तो अगर हम इस यूरेनियम का n बाई पी निकालेंगे अगर, तो न्यूट्रॉन कितना है 143 बाई 92, ठीक है। ये वैल्यू कितना आ जाता है, लगभग संभवतः 1.55 करीब आ जाता है, संभवतः, देख लो चेक कर लेना। 1.55 जो आया 1.5 से तो बड़ा आ गया, ये वैल्यू तो 1.5 से बड़ा आ गया। यही वजह है कि यूरेनियम या थोरियम या रेडियम या प्रोटेक्टिनियम जिसका भी एटॉमिक नंबर 83 से ऊपर है, 83 से ऊपर, ठीक है, वो सभी अनस्टेबल एलिमेंट है। उसमें से अधिकांश एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो भी दो तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट और आर्टिफिशियल या मैनमेड। यानी एटॉमिक नंबर 83 ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स नेचुरल अकरिंग हैं और बहुत सारे आर्टिफिशियल यानी मैनमेड भी हैं। उनकी स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि वो एलिमेंट्स स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन करते रहता है, कंटिन्यूसली वो एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, हमारे नेचर में वो डीके होते रहते हैं, उनका क्षय या विघटन होता रहता है, तो वो लेस स्टेबल एलिमेंट्स सब हैं, ठीक है। तो उन सभी का यानी जैसे जैसे हम लोग देखो एटॉमिक नंबर 20 तक आप देखिएगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बहुतों एलिमेंट का लगभग बराबर है, तो उसके n/p का वैल्यू 1 के करीब में आता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर 20 से आगे बढ़ते चले जाएंगे 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे करके, वैसे वैसे n/p का वैल्यू बढ़ता चला जाता है और स्टेबिलिटी घटते चली जाती है ना। तो ये आपके लिए एक नई सी जानकारी थी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देख करके आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत इसमें जानकारियाँ आपको मिली होगी। हम यही चाहते हैं कि आपको एक एक पॉइंट करके जितनी भी बातें हो सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम बातें आपके सामने रखी जाए, आप इस चीज़ को समझें और सारी बातों को सुने, याद रखें,
सभी का नोट्स तैयार कर लें, ठीक है, और रेगुलर सभी वीडियो को देखें, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने बैचमेट्स जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी सजेस्ट करें, ठीक है, वो देखें, उनको आप बताइए, ठीक है, अपने बैचमेट्स को वो ज्वाइन करें, सारे वीडियो को देखें। फिर जब हम लाइव क्लास लेंगे, क्लास में वीडियो क्लास खत्म होने का, लॉकडाउन जब फिनिश हो जाएगा, जब हम क्लासरूम फिर ओपन होंगे तो वहाँ फिर हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे और इससे बढ़िया तरीके से वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। हैव अ नाइस डे। ओके, स्क्रीनशॉट सारी को ले लीजिए, सारे पॉइंट्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, जानकारी है, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, सबको नोट करते चलो।